Yes, good afternoon all of you. गुड आफ्टरनून सर। कोरोना की वजह से हम लोग आज इस तरीके से रूबरू हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। कल मैं आ नहीं पाया था एक्चुअली, देयर वाज सम प्रॉब्लम, माय डैड गॉट इल, तो अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस, बट ठीक हो जाएगी। ओके, चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्या, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राइट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और कल हमने लास्ट में जो पढ़ा था, ठीक है, आज तो ऐसा कोई लोड नहीं है कि 50 मिनट पढ़ाना है, आराम से 1 घंटा पढ़ेंगे हम। एंड आई विल ट्राई कि आज मेजर पोर्शंस कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़े, राइट। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने देख लिया था कि भैया सारे मेथड्स देख लिए थे हमने कंप्यूटेशन के। कौन कौन से मेथड देख लिए थे? एक तो आपने वैल्यू एडेड मेथड सिखा दिया था सर, अरे यस और नो, ठीक है। दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड देख लिया था, इनकम मेथड भी देख लिया था। अरे देख लिया था, नहीं देख लिया था? इसके क्वेश्चन अगर अब आप जा करके करोगे तो आपसे हो जाएंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, ठीक है। और उसमें फिर हमने नेट एक्सपोर्ट्स को समझा था। और फिर लास्ट जो हम डिस्कस करके गए थे लास्ट वाली क्लास में, एक तो हमने ये क्वेश्चन देखा था बेटा कि भैया कौन सा मेथड जो है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ हैविंग मोर देन वन मेथड। हमने 3 मेथड पढ़े सर, 3 मेथड पढ़ने का क्या रेलेवेंस है? 3 मेथड क्यों पढ़े? एक मेथड क्या कम पढ़ रहा था जो दूसरा मेथड बनाना पड़ा? फिर 2 मेथड क्या कम पढ़ रहे थे जो तीसरा मेथड बनाना पड़ा? सो दे आर टेलिंग कि भैया 3 मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बताया कि नेशनल इनकम में जो डेटा होता है बहुत ज्यादा वाइड होता है, और उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमारे को देखने के लिए डिफरेंट मेथड्स की जरूरत पड़ती है, राइट। फिर हमने देखा था कि भैया कौन सा मेथड जो है सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड है किसी भी कंट्री के लिए, कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट सूटेड है। तो हमने देखा था कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए एक मेथड से काम नहीं चल सकता। बेस्ट सूटेड कौन सा मेथड है, देखा था नहीं देखा था? अरे यस और नो? यस सर। ये डिस्कशन हम करके गए थे। उसके बाद हमने पर कैपिटा इनकम, आपको पता ही है, ठीक है, इनकम पर पर्सन, ठीक है। जीडीपी जो है यहाँ पे बेसिकली हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन, ठीक है ना। और उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पर पर्सन जो है इकोनॉमी के अंदर उसके पास कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, बेसिकली ये बताता है ये। उसके बाद हमने बात की थी बेटा, याद करो, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में। अरे यस और नो? आप सब लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ के आते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अरे पढ़ के आए हो नहीं आए हो? ठीक है। यहाँ पे उसी की तरीके से हम पढ़ रहे हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकालते हैं एट करंट प्राइसेस, ठीक है। तो क्वांटिटी भी हम आज की लेंगे और प्राइस भी हम आज का लेंगे। अरे यस और नो? ठीक है। अब अगर नॉमिनल जीडीपी में चेंज होता है, जैसे मान लो हमने 2001 की नॉमिनल जीडीपी निकाली और 2002 की नॉमिनल जीडीपी निकाली, तो इन दोनों में कोई अंतर होगा? अरे यस और नो? इन दोनों में कोई फर्क होगा ना? ये फर्क किस वजह से हो सकता है बेटा? सर ये फर्क हो सकता है, क्वांटिटी जो 2001 में थी वो चेंज हो गई, अरे क्वांटिटी की वजह से फर्क हो सकता है। दूसरा, प्राइस जो 2001 में थे अब वो चेंज हो गए, क्योंकि हम करंट प्राइसेस पे ले रहे हैं, जो अब प्राइसेस प्रिवेलिंग है 2002 के अंदर, हम उसके हिसाब से वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट, वी आर कैलकुलेटिंग नॉमिनल जीडीपी। अरे यस और नो? या फिर इन दोनों के अंदर चेंज हो गया, ठीक है, क्वांटिटी एंड प्राइस इन दोनों के अंदर चेंज हो गया, तो हमारी जो है ये वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या ये एक अच्छा मेजर हुआ कंपैरिजन करने का? अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? क्या रियल जीडीपी, क्या नॉमिनल जीडीपी जो हमने देखी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 2001 की हमने बात की और 2002 की हमने बात की, अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। यहाँ पे हमने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी निकाली थी, नॉमिनल जीडीपी। अरे यस और नो तो बोल दिया करो, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी जो निकाली थी, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी कौन से ईयर की ली होगी? 2001 की। और प्राइसेस भी हमने कौन से ईयर के लिए होंगे? 2001 के सर। और जब हम 2002 की निकाली तो हमने क्वांटिटी भी 2002 की ली, प्राइस भी 2002 के लिए, ठीक है, करंट प्राइसेस के ऊपर करंट क्वांटिटी की निकाली। अब अगर इसमें हम डिफरेंसेस निकालेंगे, तो ये जो डिफरेंसेस है बेटा 2001 की वैल्यू में, ठीक है, और 2002 की जो भी वैल्यू आएगी, इसमें जो डिफरेंसेस हैं दे कैन बी ड्यू टू द चेंज इन क्वांटिटी। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। चेंज इन प्राइस या चेंज इन बोथ? अरे यस सर, ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये दोनों की वजह से चेंज हो सकता है। तो क्या हम एक रियल कंपैरिजन कर पाए कि हमारी इकोनॉमी में वाकई में कितने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हुए हैं?
क्या ये रियल कंपैरिजन हुआ अगर हमने नॉमिनल जीडीपी को यहाँ पे कंपेयर किया? अरे यस और नो? नो, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना सर। ठीक है, तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए व्हाट वी कैलकुलेट सर, वी विल कैलकुलेट व्हाट, वी विल कैलकुलेट रियल जीडीपी। वी विल कैलकुलेट व्हाट, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मैंने आपको बताया था, एक हम बेस ईयर के हिसाब से निकालेंगे, बेस ईयर के हिसाब से हम प्राइसेस ले लेंगे सर, बेस ईयर के प्राइसेस, और जितनी वैल्यू ऐड हुई वो इस साल उसकी क्वांटिटी को हम ले लेंगे, बेस ईयर के प्राइस को लेकर के, एंड देन वी विल कैलकुलेट व्हाट, देन वी कैलकुलेट दी रियल जीडीपी। अरे यस और नो, समझ में आता है क्या इतना? ठीक है, नाउ लेट अस रीड। ओके, सो व्हेन जीडीपी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर्स मार्केट प्राइस, जो आज का दाम है, it is called nominal GDP or GDP at current prices. For example, GDP of year 2021 may be measured using the prices of 2021. That is very, very simple. We have already understood this. Nominal GDP changes from year to year for two reasons. First, the amount of goods and services produced changes, and second, market price changes. या दोनों में change हो जाए? अरे yes or no? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया. Changes in GDP due to change in prices fail to correctly explain the performance of the economy in producing goods and services. That is what I was saying you. अरे समझ में आता है कि सर हमारी इकोनॉमी में कैसा परफॉर्म किया? अरे दाम बढ़ गए, दाम तो किसी और भी वजह से बढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो वैल्यू हमारी इकोनॉमी में क्रिएट हुई, उसने कितना बढ़िया तरीके से, उसमें वैल्यू एडिशन कितना हुआ, इसको मेजर करने के लिए we find what? We find real GDP. In real GDP, it is calculated in such a way that the goods and services produced in a particular year are evaluated at constant set of prices. Are evaluated at constant set of prices, sir and ma'am. Okay. It is calculated using prices of a selected, कोई भी बेस ईयर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हर कंट्री अपने हिसाब से सिलेक्ट करेगी कि भैया हम इसको बेस ईयर मान रहे हैं। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा बेस ईयर सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है? क्या कभी इन फ्यूचर अगर सरकार को बेस ईयर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या वो 2020 को बेस ईयर ले सकती है? एक बहुत जनरल चीज पूछ रहा हूं आपसे। नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे कोविड पीरियड है तो कम। नहीं बोला, किसने बोला बेटा? नहीं क्यों सर? क्योंकि ये ऐसा पीरियड है जहां पे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन ही इतनी ज्यादा हुई है, तो बेस ईयर जनरली उस साल को लिया जाता है जहां पे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मिनिमम हो। समझ में आता है बेटा? ठीक है, मैंने कल आपके साथ सर एक आर्टिकल शेयर किया था, ठीक है, दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर बॉन्ड परचेज, एक्विजिशन ऑफ बॉन्ड्स। अरे किया था, नहीं किया था? यस सर, किया था। हाँ सर, पढ़ा था आप लोगों ने? तो ऐसे में कुछ आर्टिकल जो मेरे को लगेगा कि आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, वो मैं ऐसे ग्रुप में शेयर करता रहूंगा, उनको रीड कर लेना। थोड़ी देर का ही था, छोटा सा ही था एकदम, है ना। वैसे उसके ऊपर एक और एडिटोरियल भी आया था उसी दिन के न्यूज़पेपर में, शायद कल की बात है ना, कल, हाँ कल, तो कल के इंडियन एक्सप्रेस में आया था, ठीक है ना। चलिए, आपने पढ़ा, थोड़ा सा आपको इंसाइट मिली उससे? चलो, तो रियल जीडीपी इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर। इन्फ्लेशन एडजस्टेड क्यों? क्योंकि हमने दामों को छेड़ा ही नहीं, हमने दामों को कौन सा ले लिया? बेस ईयर का। अरे यस और नो? ठीक है। इट चेंजेस ओनली व्हेन देयर इज चेंज इन अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। अरे यस और नो? समझ में आता है क्या? अच्छा, समझ में आ गया? अरे आया नहीं आया? ठीक है। रियल जीडीपी इज बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग as it shows the true picture of the change in production of the economy. साइज में कितना enhancement हुआ है, ग्रोथ कितना हुआ है, ये देखने के लिए हमारे को रियल पिक्चर, which economy, which measure is showing us? It is the real GDP that is showing us. Now, अब एक हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सर, जीडीपी डिफ्लेटर। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। और आप लोग ऑलरेडी, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, सीपीआई, WPI, अरे ये पढ़ के आए हो ना आप लोग? ठीक है, यस सर। अभी हम क्या पढ़ेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर। सर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? डिफ्लेटर, डिफ्लेट करना, पिचकाना। किसको पिचकाना? जीडीपी को पिचकाना। कैसे पिचकाना? कैसे पिचकाएंगे जीडीपी को? अरे बलून होता है, उसको डिफ्लेट कैसे करते हो? बाय पुलिंग इट आउट द एयर that is there inside the balloon. अरे yes or no?
वैसे ही जीडीपी को डिफ्लेट करने के लिए एक मेजर है, एक नंबर है, ठीक है, दैट नंबर इज कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर, दैट नंबर इज कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर। सर ये कैलकुलेट कैसे करते हैं और कौन सी जीडीपी को पिचकाने के काम आता है, और उसको पिचकाने के बाद हमारे पास कौन सी जीडीपी आती है? जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट real GDP from nominal GDP। हमने नॉमिनल जीडीपी के अंदर देखा था दिस इज ऑन करंट प्राइजेस। अरे समझ में आता है क्या सर? दिस इज ऑन करंट प्राइजेस। तो अगर नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइजेस के अंदर है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन का इंपैक्ट इस नॉमिनल जीडीपी के अंदर हमारे को देखने को मिलता है। यस और नो? समझ में आता है? ठीक है। And to pull out that inflation का impact from this nominal GDP, we will use one measure that is called as GDP deflator. Are you getting it? अरे इतना समझ में आता है क्या? हेलो हेलो सर एक बार वापस बताना, क्या समझ नहीं आया थोड़ा। मैं समझाता हूँ वापस से। देखो बेटा क्या हुआ कि अभी हमने दो मेजर्स पढ़े, कौन कौन से? एक हमने पढ़ा रियल जीडीपी और एक हमने पढ़ा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी यानी कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस क्या? यस सर। समझ गए? यानी जो आज के गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई उनको हमने मल्टीप्लाई बेटा किससे किया? करंट दामों से, करंट प्राइसेस से। इस साल के जो भी साल का हम डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी ईयर का हमने प्राइसेस यहां पे कंसिडर किया है। ठीक है। नाउ अगर उस साल की क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, उस साल के प्रोडक्शन को बेसिकली अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी बेस ईयर के प्राइस से, बेस ईयर के प्राइस से, क्योंकि हम क्या जानना चाहते हैं कि वाकई में हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो कितना ग्रो किया है। वी वांट टू सी दिस डेल्टा, व्हिच डेल्टा वी वांट टू सी दैट व्हाट इज द चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो उस डेल्टा को फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा कि भैया एक बार प्राइसेस को हम थाम लेते हैं, प्राइसेस को हम कांस्टेंट कर लेते हैं, प्राइसेस को हम बेस ईयर का ले लेते हैं। प्राइसेस को थामा, देन हमने क्या कैलकुलेट किया? रियल जीडीपी। इतना समझ में आता है? ठीक है। यस सर। तो जो बेटा करंट ईयर प्राइसेस के ऊपर निकला हुआ नॉमिनल जीडीपी है, दैट इज इंक्लूडिंग द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? कैन यू रिलेट इट? इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई है सर। द राइज इन प्राइसेस, increase in prices, that is what is termed as inflation. okay? अरे yes or no? जनरल प्राइस लेवल के अंदर राइज ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड। रिमेंबर क्लास 12, अभी बाद में किनीजियन वाले में इसको वापस से हम रिलेट करेंगे। ठीक है। जब हम एडीएएस का अप्रोच पढ़ेंगे और सारी चीजें बाकी वापस और देखेंगे, ठीक है ना, तो उसको तब वापस समझेंगे। लेकिन इतना तो समझ में आता है ना कि इन्फ्लेशन का जनरल मीनिंग क्या है? राइज इन जनरल प्राइस लेवल। अरे यस और नो? ठीक है। यस सर। ये जो जीडीपी है बेटा, इसमें करंट प्राइसेस के अंदर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट होगा। अरे यस और नो? ठीक है। इस इन्फ्लेशन को इंपैक्ट को पुल करने के लिए वी आर यूजिंग वन index, we are using one number, and that number is called as GDP deflator. Because my dear friend, the nominal GDP, it is inflated. अरे एक बलून की तरह वो फूली हुई है, उसके अंदर किसका इंपैक्ट है सर? उसके अंदर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है, और उस इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को वी हैव टू पुल इट आउट यूजिंग दिस नंबर दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर। इज इट नाउ क्लियर? यस सर। अरे बाकी सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन? क्योंकि तुम मेरे को दिखते नहीं हो ना, तो मेरे को मजा नहीं आता। मेरे को ऐसा लगता है मैं तन्हा हूं, अकेला हूं। ठीक है। अरे यस और नो? अब देखो तन्हाई में माउस भी नहीं चलता कभी कभी, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक सुख है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक सुख। इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये हर व्यक्ति के जीवन में एक समान नहीं होता।
मेरे जीवन में तो खासकर नहीं है। चलिए, जीडीपी डिफ्लेटर समझ में आ गया। नाउ लेट अस रीड इट। अच्छा हाँ, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो देखा ही नहीं ना। कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है सर, ये 100 पे करने के बाद क्या हमारे को यहां पे कुछ परसेंटेज मिला क्या? अरे यस और नो, एक परसेंटेज आएगा ना सर। तो क्या ये परसेंटेज हमारे को इन्फ्लेशन बता रहा है क्या? कोई सोच सकता है ना ऐसा कि सर यहाँ पे हमने एक परसेंटेज निकाला और आप बोल रहे हो कि हम इन्फ्लेशन का इंपैक्ट निकाल रहे हैं, इसमें से नॉमिनल जीडीपी में से हम इन्फ्लेशन का इंपैक्ट को पुल आउट कर रहे हैं। तो क्या ये जो परसेंटेज है, क्या ये इन्फ्लेशन का परसेंटेज है? याद करना, ये इन्फ्लेशन का परसेंटेज नहीं होता। सुन लो मेरे भाई, ये इन्फ्लेशन का परसेंटेज नहीं है। ये इन्फ्लेशन का परसेंटेज नहीं है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन का परसेंटेज नहीं है। ठीक है, और ये तो जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट इस तरीके से होता है, लेकिन जनरली हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर होता है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं सर? तो हम कैलकुलेट करते हैं रियल जीडीपी। क्या कैलकुलेट करते हैं? रियल जीडीपी। अब इस फॉर्मूला से तुम बना सकते हो ना सिंपल। रियल जीडीपी कैसे निकलेगा सर? बहुत आसान है। नॉमिनल जीडीपी जो है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? जीडीपी डिफ्लेटर से। अरे समझ में आ रहा है क्या? और 100 तो रहेगा ही ना। तो क्या हम नॉर्मल जीडीपी को ले जाएंगे, यहां से हमने क्या निकाल लिया, इसमें से क्या पुल कर लिया हमने? इन्फ्लेशन का इंपैक्ट। अरे यस और नो? ठीक है सर, ये परसेंटेज जो आपने बताया ये इन्फ्लेशन क्यों नहीं है? याद रखना, ये परसेंटेज इन्फ्लेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे नॉमिनल जीडीपी में तुम क्या लिख रहे हो? याद करो, नॉमिनल जीडीपी में तुम करंट ईयर की क्वांटिटी इनटू करंट ईयर का प्राइस, ये लिख रहे हो। अरे याद करो। ठीक है, रियल जीडीपी उस साल की, जिस साल का आप ये कैलकुलेट कर रहे हो जीडीपी डिफ्लेटर, उसमें तुम रियल जीडीपी में क्या लिख रहे हो? क्वांटिटी करंट ईयर की और प्राइस, अरे बोलो ना, बेस ईयर का है ना बेटा, इनटू 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज जो है ये इन्फ्लेशन नहीं बता रहा, क्योंकि ये तो बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर चेंज बता रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे प्राइस जैसे मान लो 10 रुपए हो गया और तब 5 था, इनटू 100, 200%, 200 जीडीपी डिफ्लेटर। तो क्या 200% महंगाई बढ़ गई क्या? ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, महंगाई के लिए अलग से अभी बताऊंगा कैसे निकालना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन उसका अलग तरीके से होता है, एंड हाउ टू रीड इट ये भी हम देखेंगे। तो इतना समझ में आता है यहाँ पे? अरे यस और नो? अरे यस और नो? अच्छा, तुमने अब एक मिनट, एक क्वेश्चन है मेरा तुम लोगों से, एक क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करना तुम्हारे पुराने ज्ञान को यूज करके। तुम्हारा पुराना ज्ञान, तुम्हारे पास सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कैलकुलेशन का ज्ञान होगा कुछ। अरे यस और नो? कुछ तो होगा। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही पास करके आए हो ना सीए फाउंडेशन। ठीक है ना, सुनो मेरी बात, मैं एक क्वेश्चन मेरा सिंपल सा सुनो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई एंड डिफ्लेटर? अरे ये भी एक इंडेक्स नंबर है बेटा, ये भी एक इंडेक्स नंबर है, इसमें कोई अंतर है क्या? सोच के देखना। ठीक है, सोच के देखो, जो मेरे को बताएगा वो अच्छा बच्चा कहलाएगा। सर हम तो गंदे हैं, क्यों बताएं हम? सोचो सोचो थोड़ा, तो कुछ तो सोचो। कहीं दिया हुआ नहीं है बुक में, बट मैं ऐसे ही जनरल डिस्कशन जानना चाह रहा हूँ आप लोगों को कितना याद है। तीनों में सर सर एक बेस गुड ईयर का होता है प्राइस लेते हो कंज्यूमर सर। प्राइस इंडेक्स, अच्छा, शायद समझ से रहे हो? कौन। मतलब तुम समझ रहे हो कि यहाँ पे मेन डिफरेंस जो है वो मेन डिफरेंस आ गया वेट का। पता है आपको? यस सर। वेट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अरे वेट तराजू में तोलने वाला वेट नहीं कह रहा मैं, वेटेड एवरेज वाला वेट कह रहा हूं। ठीक है, यहां पे याद करो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स जब भी तुम कैलकुलेट करता था उस टाइम पे, व्हाट यू वर डूइंग, यू आर हैविंग अ बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर कंज्यूम्स। अरे याद करो ना। यस तो सर। फिर प्राइसेस का चेंज स्टडी करते थे, तो वेट ही चेंज हो गया। वहां तो वेट प्राइस था, यहाँ पे वेट क्या है?
क्वांटिटी आया समझ में? अरे कोई रिलेट कर पा रहा है क्या यार? थोड़ा सा मैं जो बताना चाह रहा हूँ किसी को यस सर। यस सर। मतलब तो एक बार वापस बता दो। अरे कोई इसको बताएगा क्या मैंने जो बताया? यस कौन बोल रहा था जिसको समझ में आया? यस सर कौन है भाई? नाम वरुण। हाँ एक जना। सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अपन प्राइस को वेट ले रहे हैं और जीडीपी डिफ्लेटर में क्वांटिटी को। तो उसको समझा, कैसे समझाएगा? सर ये ऐसा नहीं कि इसमें जो बंडल ऑफ गुड्स का वेट जा रहा है कंज्यूमर प्राइस बंडल ऑफ गुड्स सेम रहता है, चाहे साल हाँ। चेंज हो जाता है, बंडल ऑफ गुड्स सेम रहता है। और जीडीपी डिफ्लेटर में हमने अभी क्या देखा? रियल क्वांटिटी जीडीपी जो देखी कैलकुलेट करते हैं, रियल जीडीपी, उसमें सर। क्या उसमें होता है? बेस उसमें उसमें प्राइस, बेस प्राइस प्राइस सेम रहता है। हाँ समझ और गया? क्वांटिटी बदल जाती है। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा एक और डिफरेंस है, बताऊं क्या? जो इंपोर्ट्स होंगे, सर इंपोर्ट्स क्या वो जीडीपी के अंदर कैलकुलेटेड होंगे, रियल जीडीपी के अंदर? इंपोर्ट्स नो सर। लेकिन क्या वो सीआईआई की वैल्यू को इंपैक्ट करते होंगे क्या? हाँ सर करते होंगे। यस सर करते हाँ। होंगे। एक नया डिफरेंस आया, समझ में आ रहा है? तो ये रिलेट करना सीख रहे होगे तुम, क्यों? क्योंकि ये तो जीडीपी है सर, डोमेस्टिक, और वो तो कंज्यूमर, और कंज्यूमर तो कुछ भी कंज्यूम करेगा। हाँ सर। कंज्यूमर को मना है क्या कि वो इंपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर सकता? मना है उसको? नहीं है ना मना? अरे समझ में आता है क्या कुछ थोड़ा सा डिफरेंस? यस ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल मैंने चीज आपको पढ़ाई जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ बेटा। यार मेरा माउस के जीवन में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? नाउ इट इज ओके। जबकि मैं तो ड्यूरा सेल डाला है, यू नो, ड्यूरा सेल। चलो आगे, चलो ओके। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल बाय रियल, ठीक है ना? अच्छा कुछ बच्चे होते हैं उनको है ना जिंदगी में कभी ये याद नहीं रहता, जिंदगी में होता है उनके साथ, कंफ्यूज रहते हैं वो हमेशा जीवन में कि सर नॉमिनल ऊपर आएगा या रियल ऊपर आएगा। मैं बैठा हूं ना, सुनो, हमें कैलकुलेट क्या करना है? जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर। ऊपर नॉमिनल जीडीपी लेते हैं, ठीक है, नीचे रियल जीडीपी लेते हैं, इनटू 100 करते हैं, ठीक है, यहां पे इक्वल टू आता है। अब सुनना, ऐसे बच्चों का नाम भी मेरे को लेना पसंद नहीं है, पर क्या करूं, पढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता है ताकि बच्चों को याद भी रहे, ठीक है? और जिंदगी में कभी गलत नहीं होना चाहिए यार। एट द एंड ऑफ द डे आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर मार्क्स इन द एग्जाम, राइट? ठीक है, रेस्ट ऑल विल कम, ओके, वंस यू क्लियर द एग्जाम, ओके। वैसे मैं बहुत गलत स्टेटमेंट दे रहा हूं आप लोगों को, पढ़ाई करने का मतलब ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, बट एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इनफ कि भैया एग्जाम तो क्लियर करें इतना पढ़ के, ठीक है? तो इसको याद रखना है हमेशा, चाहे कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो, ये चीज भूलना नहीं है। कैसे नहीं भूलोगे बेटा? ABCD आता है क्या तुम्हारे को? हाँ सर। हाँ सर। पहले डी आता है ना उसमें, फिर इक्वल टू का E, फिर N, फिर R, याद रहेगा? कितना भी यस प्रेशर सर। हो जाए ना, कितना भी प्रेशर एग्जाम हॉल के अंदर, तो भी ये फॉर्मूला तुम अब भूलेगा नहीं पूरी जिंदगी में, याद रहेगा क्या अब? हाँ सर। ठीक है ना? और सुनो, अगर कभी रियल जीडीपी पूछ लेगा कि भैया रियल जीडीपी निकालो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है क्या? अरे बोल दो ना, सर ठीक है? एक जन को छोड़ के भाग गया मेरे को, कौन है भैया? चलो, GDP deflator is a price index used to convert nominal GDP to real GDP, ठीक है? चलिए, as the name implies, it deflates, pulls out, takes the impact of inflation from nominal GDP. अरे समझ में आता है क्या? And provides us with what? Real GDP. समझ में आता है बेटा? ठीक है? हाँ सर। The deflator for the base year is always 100. सर ऐसा क्यों होता है? अरे नालायक समझो, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सर आप कैसे निकाल रहे हो? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी।
अगर बेस ईयर का कैलकुलेट करूंगा तो उस साल का प्राइस उस साल का ही होगा ना, बेस ईयर का प्राइस भी वही है, तो 1 हो जाएगा ना, कट जाएगा, और 100 का 100, तो इट विल ऑलवेज बी 100। अरे समझ में आता है इतना? यस सर। क्लियर है क्या ओ लड़कों? ठीक है, फिर तुम बाद में चिल्लाओगे रिवर्स रिजर्वेशन के लिए। लड़कियां आगे निकल रही हैं कम होने के बावजूद, बोलते नहीं हो तुम, ठीक है। नाउ इट कैन बी यूज्ड, क्या जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी यूज्ड, ध्यान से सुनना। जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉट गिविंग अस इन्फ्लेशन, बट GDP deflator for 2 years, for 2 different years, it can be used to find out the inflation rate between 2 years. मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अरे किसी को समझ में आया जो मैंने बोला? कोई रिपीट कर सकता है? क्या बोला मैंने बेटा, बोलो। मैं बोल रहा हूं, अगर हाँ बोलो। 2 साल का जीडीपी डिफ्लेटर निकाल लेंगे तो अपन, आपने पहले वो इन्फ्लेशन रेट का बता रहे थे ना, वो निकल जाएगी माइनस कर। हाँ समझ में आ गई। जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन नहीं है, ये याद रखना, खोपड़ी में घुसा लो, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉट इन्फ्लेशन, ठीक है। उसको रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। आ जाओ, इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालेंगे? हमारे पास 2 साल का जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट होना चाहिए। जीडीपी डिफ्लेटर अगर 2 साल का, 2 साल है, ईयर 1 एंड ईयर 2 इज देयर, ओके, 2 साल है। दोनों साल का हम पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे सर? दोनों साल का हम पहले जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस करके सेकंड ईयर में से फर्स्ट ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे बेस ईयर के जीडीपी डिफ्लेटर से, एंड देन वी विल फाइंड आउट द इन्फ्लेशन रेट। अरे समझ में आता है क्या इतना? ईयर 1 से ईयर 2 पे कितना इन्फ्लेट हुआ? हाँ, चेंज अपॉन बेस इनटू 100, याद करो। अरे इकोनॉमिक्स में यही करते Yes, हैं ना sir. तुम, चेंज अपॉन हाँ, sir. बेस इनटू 100, यस सर। यस सर। समझ में आ गया? अरे हाँ, अरे बोलो ना, चलो आओ। हाउ टू रीड Yes, sir. जीडीपी डिफ्लेटर? कोई बच्चा इसको रीड करेगा? कौन है? आओ बेटा, तू कर ले। जो लड़की बोल रही है, नाम मेरे को पता नहीं है, नाम बताओ अपना पहले, जो अभी लास्ट में आंसर बोली है। अरे कोई तो इनिशिएटिव लो। सर मैं कर देती हूँ। हाँ बोलो। इफ जीडीपी डिफ्लेटर, If GDP deflator increases from base year to current year, there is real increase in the volume of goods and services at constant price. इतना समझ में आता है? बेस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर तो 100 होगा, उससे बढ़ गया अगर जीडीपी डिफ्लेटर, या 2 साल में बढ़ गया, इसका मतलब देयर इज रियल इंक्रीज इन दी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दी बेस ईयर, फ्रॉम दी बेस ईयर, क्योंकि ये बेस ईयर के हिसाब से निकाल रहे हैं ना हम, ठीक है। डिफ्लेटर वैल्यू इज, Deflator value is greater than 100, inflationary trend or rising prices. समझ में आता है? प्राइसेस बढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। चलो, If GDP deflator decreases from year 1 to year 2, price level have fallen. If GDP deflator increases from year 1 to year 2, price level have increased. ठीक है, ये तो आपको समझ में आता है ना। ये 2 साल के बीच का कंपैरिजन है। यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे गिर गया, देखो ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. यस सर। क्लियर है क्या? क्लियर? सर। लेकिन यहाँ पे अगर हमने 130 देखा तो इसका मतलब क्या 30% इन्फ्लेशन बढ़ा है? नो 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 बेटा नो। ये 30% जो यहाँ पे चेंज दिख रहा है हमारे को, ये जो दिख रहा है 130, दिस इज द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, समझ में आता है? यस सर। ठीक है, यहां तक जितना पढ़ा दिया वो सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. बाकी बच्चे, बाकी जनता यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? कौन छोड़ Yes. के भागा है हमारे को? उसका नाम तुम बता सकते हो क्या कल्प्रिट का? उससे पार्टी लेंगे, फिर कल समोसे मंगवाएंगे नेक्स्ट टाइम जब युक्ता, है? युक्ता, युक्ता। युक्ता क्यों चली गई? तो वो तो आएगी तब पता चलेगा। उससे पूछना भैया, उसको आता होगा, क्या पता। मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को तो आता नहीं था पहले, तो मैं पढ़ता था, फिर अब आ गया मेरे को। ठीक है, आ जाओ। अब स्टार्टिंग का याद करो, जब इनिशियली मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ाना स्टार्ट किया था, अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। बेटा
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में दो तरीके की एंटरप्राइजेस होती हैं, कौन कौन सी? एक तो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्योंकि कहानी की शुरुआत हमने कहां से की थी? वैल्यू ऑफ आउटपुट से। अरे याद आ रहा है क्या? अरे एक रिसोर्सेज होते हैं, उनको यूज करते हैं लोग। क्यों यूज करते हैं? टू गेट सेटिस्फैक्शन। कहानी यहीं से चल रही है। चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, सीए फाउंडेशन, ठीक है। नीड होती है, ठीक है। नीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिकरिंग इन नेचर। अरे याद करो, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यस सर। यस सर। तो वहीं से शुरुआत की थी ना। उसको फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेट करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं, ऑल दैट। यस सर। तो दो एरियाज के अंदर एक डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम जो है, हमारे प्यारे भारत की जो इनकम है, इसको दो कैटेगरी के अंदर मेजरली हम डिवाइड कर सकते हैं। डोमेस्टिक इनकम मतलब डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम? देयर इज अ डिफरेंस। प्रोडक्ट इट इज एट मार्केट प्राइस, इनकम इट इज एट फैक्टर कॉस्ट। आता है क्या? यस सर। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, या डोमेस्टिक इनकम है ना, ये इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट। अगर मैं लिखता डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, वैसे इतना बारीकी में कोई पूछेगा नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वो मेथड के हिसाब से तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि इनकम मेथड की बात करें तो एफसी पे ही आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो हमेशा जो वैल्यू हमारा इनिशियल कैलकुलेशन आएगा वो किस पे आएगा? एमपी पे आएगा, एमपी पे। ठीक है। वैल्यू एडेड Yes, की बात कर रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड की, तो भी किस पे आएगा हमारा इनिशियल कैलकुलेशन? मार्केट एमपी पे। पे। मार्केट प्राइस पे। इतना याद है क्या आपको? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, समझ में आता है ना बेटा? ठीक है। यस यहाँ पे सर। एनडीपीएफसी जो है, इसके दो मेजर पोर्शंस इन्होंने यहाँ पे बताया, दो कैटेगरीज बताई। पहला है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। अब ये पब्लिक सेक्टर क्या होती है बेसिकली? यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है रेफर अपेंडिक्स, ठीक है। तो आपकी किताब में भी इस अपेंडिक्स का हवाला दिया हुआ है, और ये अपेंडिक्स कहीं दी नहीं हुई। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक क्यूआर कोड दे दिया। अगर आपको मन करे कभी रात को नींद ना आए तो इस अपेंडिक्स को खोल के देख लेना, इसमें टर्म्स का मीनिंग दिया हुआ है, ग्लॉसरी दी हुई है, बेसिकली सरकार ने दी है ये मैंने अपने घर पे बैठ के अपेंडिक्स नहीं बनाई है, और मेरे को लगा नहीं कि इसको इंक्लूड करना चाहिए एज पार्ट ऑफ नोट्स, क्योंकि फालतू में लंबे हो जाते हैं। 20 पेज के अपेंडिक्स जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ोगे है नहीं आप उसको, ठीक है। तो जब कभी किताब बनाएंगे नोट्स की तो लास्ट में उसको घुसेड़ देंगे, ठीक है। हमारा क्या है, सरकार का डॉक्यूमेंट है, नीचे सोर्स लिख देंगे, और क्या। चलिए, समझ में आता है? तो ये पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अरे यस और नो, ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड ये लोग करते हैं। एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जीएडी, ठीक है। और सरप्लस और सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ठीक है। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस जो सरकार की होती हैं, जिनके लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाया हुआ, लेकिन वो सरकारी हैं, लेकिन वो क्या है, पब्लिक के लिए है, लेकिन डिपार्टमेंटल नहीं है। जैसे रेलवे के लिए रेलवे डिपार्टमेंट है, ऐसे कोई डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उनकी डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम को कहां पे कैलकुलेट कर लिया? यहाँ पे। ये पोर्शंस है, इनको याद करना है आपको कि ये डिविजन्स हैं, ये कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है इनकम। ये पब्लिक सेक्टर की इनकम है, ठीक है, accruing to the public sector, and the other one is accruing to the private sector. प्राइवेट सेक्टर। यस सर। ठीक है, चलो आओ। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? सरकार की इनकम माइनस कर दो। एनडीपीएफसी में से सरकारी वाली जो इनकम है, सरकारी वाली इनकम के कौन कौन से पोर्शन? ये दोनों पोर्शन, ए और बी। यस। यानी अगर हमारे को क्वेश्चन में या तो सी दिया हुआ है तो हम एनडीपीएफसी में से सी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास आ जाएगा डी, प्राइवेट। समझ में आ रहा है क्या मैं एबीसीडी करके बता रहा हूं? यस सर। बाकी दुनिया कहाँ है? अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस सर। आ रहा है ना? ठीक है ना। और अगर हमारे को क्वेश्चन के अंदर सी नहीं दिया हुआ कभी, ठीक है, तो हमारे को ए और बी दिया होगा, ए और बी को आइडेंटिफाई करेंगे, ए और बी को माइनस कर देंगे, किसमें से? एनडीपीएफसी में से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास आ जाएगा डी, दैट इज
इनकम फ्रॉम Income डोमेस्टिक from domestic product. अक्रूइंग टू Yes, द sir. प्राइवेट Private सेक्टर। sector. तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीडीपीएफसी के कितने कैटेगरीज होते हैं, डोमेस्टिक इनकम को कैटेगराइज करो, तो दो कैटेगरी के अंदर मेजरली डिवाइड होता है। कौन सा? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द पब्लिक सेक्टर, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द पब्लिक सेक्टर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू द जीएडी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, एंड the second one is the surplus or profit or savings of non departmental enterprises, NDE। समझ में आता है? Yes, sir. याद हो गया? याद रहेगा ये? याद रहेगा क्या सर? ये तो याद ही रहेगा क्योंकि हमने तो बेस ही वैसे बना रखा है। अरे यस और नो? समझ में आ गया? Yes, sir. तो अब आपके Yes. दिमाग में पिक्चर क्लियर चल रही है ना? देखो, अब किताब को जाकर के सीधा सीधा पढ़ लोगे ना, अगर किताब को जाकर के सीधा सीधा पढ़ लोगे तो भटक जाओगे। पहले कौन सी चीज पढ़नी है वो उसका भी एक तरीका होता है कि पहले हमें ये टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट को भी मटेरियल अच्छा बना रहे हैं, नो डाउट, बट मेरे को इंडेक्सिंग में उनकी हमेशा दिक्कत लगती है कि काश मैंने ये पहले पढ़ लिया होता। ठीक है, कुछ टॉपिक बाद में ऐसे पढ़ के लगता है ना कि काश हम ये पहले पढ़ लेते तो मजा आ जाता। ऐसा होता नहीं है कभी? Yes, sir. होता है सर। अरे यस और नो, है ना? ऐसा होता है। तो इसलिए इंडेक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाल रहे हैं इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, एनडीपीएफसी में से माइनस किया ये जीएडी का इनकम। ठीक है, प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से सेविंग ऑफ एनडीई, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। अरे समझ में आता है क्या? हाँ हाँ सर। समझ में आ रहा है? बाकी जनता जिंदा है क्या? Yes, sir. हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। हो क्या तुम लोग? Yes, sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट वी हैव टू रीड प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम के बाद पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम के बाद पीडीआई, एनडीआई, एंड देन दिस चैप्टर इज ओवर। Finish. ठीक है ना? तो कल का टाइम और लगेगा ये पूरा करने में। उसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेंगे, इसके 2 दिन के अंदर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे। क्लियर है? अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बात बताऊं आपको, मुझे Okay, ऐसा लग रहा है sir. कि एफिशिएंसी अपनी ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा ऑनलाइन में बढ़ रही है आज। ऐसा लगा मुझे, आपको लगा? नहीं लगा सर। No, sir. ऐसा कुछ नहीं। हमें तो सर उल्टा लगा। प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं आता था वहां पे, ठीक है, एंड देन सर यूज्ड टू कम आफ्टर 30 मिनट्स ओनली। 30-40 मिनट्स का ही मेरे को टाइम मिल पाता था। ठीक है, तो अभी तो 40, अभी देखो एग्जैक्टली 45 मिनट से वी आर स्टडिंग। ठीक है, 45 मिनट से नहीं, 43 मिनट्स, 44 मिनट से हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा। ऑब्वियसली 1 घंटे की क्लास में 50 मिनट्स भी अगर स्टडी कर ली तो इट इज बहुत इनफ। ठीक है, और जल्दी कोर्स हो जाएगा, वैसे इतना ज्यादा लोड है नहीं कोर्स में। ठीक है, दम भी नहीं है इतना। चलिए, अब प्राइवेट इनकम। यस, समवन रीड। Yes, sir. Private income is a measure of the income, both factor income and transfer income, which accrues to private sector from all sources, within From and all outside the sources, country. सुनो सुनो सुनो, फ्रॉम ऑल सोर्सेज। अभी तक हम नेशनल इनकम की बात कर रहे थे। नेशनल इनकम इज द फैक्टर इनकम ओनली। क्या हमने नेशनल इनकम के अंदर ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड किया था? नो सर, नहीं किया था सर। मुफ्त के काम की वैल्यू को हमने इंक्लूड ही नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे जब हम प्राइवेट इनकम निकालेंगे तो हम इस मुफ्त के काम की वैल्यू को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड दी कंट्री। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फैक्टर्स की इनकम है वो तो इंक्लूड है ही, लेकिन ट्रांसफर में, ट्रांसफर इनकम मतलब जो नॉन फैक्टर इनकम है या नॉन फैक्टर पेमेंट्स है, उनमें से क्या चीज इंक्लूड करेंगे? तो ट्रांसफर इनकम का क्या क्या चीजें पार्ट बनेंगी व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग प्राइवेट सेक्टर इनकम, प्राइवेट इनकम जिसको हमने बोला। ठीक है, पढ़ो। ट्रांसफर इनकम। Transfer income for the private sector includes interest on national debt, current मैंने आपको transfer बताया from था, government. मैंने आपको क्लास में, लास्ट क्लास में बताया था कि कभी कभी सरकार जो है कुछ नेशनल डेट लेती है, ठीक है, फॉर इट्स ओन कंजम्पशन। ओके, पब्लिक बोरोइंग करती है जिसपे वो ब्याज देती है, जिसपे वो क्या देती है बेटा? ब्याज देती है। ठीक है, तो नेशनल डेट को इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, नेशनल डेट को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एंड करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। रीड इट।
current transfer from government, unearned income from inside the domestic territory. ये कौन सी इनकम हो गई? अनअर्न्ड इनकम। ये हो गई आपकी ट्रांसफर इनकम, जैसे आपको सरकार की तरफ से कोई गिफ्ट मिला, कोई सब्सिडी मिली, इस तरीके की ये सारी इनकम जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आपके लिए ट्रांसफर इनकम है, वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। Net current transfer from ROW. आरओडब्ल्यू Unearned बोले in- तो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम, जो इनकम अर्न नहीं करी हमने लेकिन वो हमें मिल गई। ठीक है, कमाया नहीं हमने, कोई फैक्टर सर्विसेज रेंडर नहीं करी, फिर भी हमें मिल गई, दैट इज कॉल्ड एज अनअर्न्ड पोर्शन ऑफ इनकम। आर यू गेटिंग इट? अर्न्ड इनकम तो आपकी फैक्टर इनकम हो गई ना। अरे यस नो, अरे आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो आओ। Right. कैसे? Right. अरे क्या हो गया? ओ हेलो, Yes, sir. कहाँ बैठे हो भैया? कोई आवाज लगा रहा था, ओए ऐसे कर रहा था कोई। आ जाओ आ जाओ, चलो आओ। मेरे पास है सुरेखा। प्राइवेट इनकम, चलो प्राइवेट इनकम पढ़ो। Private income. Income from domestic product accruing to private sector. अरे सरकार को Plus- तो पहले ही इसमें से निकाल करके बाहर फेंक दो ना। ठीक है, और ये क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, Plus net. हाँ इसमें ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अरे यस और नो? देन इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, it is to be included in the transfer incomes. Then current transfers from the government, old age pension वगैरह. Then other net current transfers from rest of the world. ठीक है, अरे yes or no? Yes, अरे yes sir. or no? ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हारे को नेशनल इनकम दी हुई है, अगर तुम्हारे को ये दिया हुआ है और इससे तुम्हारे को पहुंचना है प्राइवेट इनकम पे, हो जाएगा क्या काम? ये हाँ, हो जाएगा। sir. कैसे होगा? सबसे पहले तो NFI ऐड हो जाएगा इसमें। मेरे को बताओ, NFIA ऐड करने की जरूरत क्यों है? इसमें तो ऑलरेडी नहीं है, sir. सर ऑलरेडी ऐड है Already NFIA। added है. सर ये तो अरे बेटा हाँ, यही तो बात interest. है। आ जाओ खेलते हैं, चलो आओ खेलते हैं, अब आएगा मजा। NNPFC, इसमें से इसको हमारे को पहुंचाना है कहाँ पे? कहाँ पहुंचाना है इसको? प्राइवेट इनकम पे। फाइंड व्हाट? फाइंड प्राइवेट इनकम। कंपोनेंट्स याद होने चाहिए बेटा, कंपोनेंट्स याद है तो सारा काम हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। अरे ये माइनस करेंगे नहीं करेंगे? यस सर, तभी तो हाँ, प्राइवेट। sir. ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या बेटा? इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अरे ये ऐड कर देंगे ना इसमें। अरे करेंगे नहीं करेंगे बेटा? Yes, sir. फिर करंट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी। यस सर। ठीक है, देन करंट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आ गया? यहां पे NFIA ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि Sir, पहले से NNPFC included में है already NNP included में। है. आ गया बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आप लोग क्वेश्चंस में जब आएगा तो आप इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से होगा बेटा ये। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हमने NFIA को ऐड किया क्योंकि वो फैक्टर इनकम है ना, प्राइवेट सेक्टर के लिए है। प्राइवेट सेक्टर ने जो अर्न करी है, अर्नड इनकम है वो, अर्नड। और प्राइवेट इनकम में सारी है, अर्नड हो या अनअर्नड हो, हम उस सारी इनकम को जो है यहाँ पे लेते हैं। अरे यस और नो? समझ में आ गया? ओके, अब इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को एक बार रीड कर लो। Yes, sir. Interest on national debt. Sometimes government goes for public borrowings to meet its consumption expenditure. It has to pay interest on public debt. This interest received
received forms part of transfer income for the private sector as it does not affect production. ठीक है, तो गवर्नमेंट के खुद के कंजम्पशन के लिए होता है, ठीक है, सो इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, चलिए अब ये देखो, ये चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें अर्नड इनकम इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी प्राइवेट सेक्टर के लिए कौन सी हो गई, डोमेस्टिक इनकम के दो पोर्शन में से प्राइवेट वाला उठा लो केवल, अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, फिर उसमें NFIA ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, अरे यस और नो, ठीक है। Yes, sir. देन Yes, sir. अनअर्न्ड इनकम या ट्रांसफर इनकम जो है, ये इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी वाली ले लो एंड देन आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी वाली ले लो। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट आ गए, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट आ गया, ये दो पोर्शन थे, और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको क्वेश्चन में ये चारों दिए हुए हैं तो इनको क्लब करके यू कैन फाइंड इजीली व्हाट, प्राइवेट इनकम। Private income. अब आपकी बुक में प्राइवेट इनकम पहले पढ़ा रखा है, वो वाला टॉपिक बाद में पढ़ा रखा है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी करें, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ Yes, में आ sir. गया, ठीक है। हाँ सर, Yes, sir. कल हम करेंगे पर्सनल इनकम और उसके आगे का पोर्शन। इतना सब लोग रीड कर लेंगे एक बार नोट्स में से, जितना मैंने आपको करा दिया आज तक, पूरा एक बार रीड करके आएंगे, अंडरलाइन अच्छे से, मार्किंग्स वगैरह, ठीक है। कुछ ऐसे स्क्रिबल करके गंदा करो यार, बुक्स को गंदा करो, बुक्स को गंदा नहीं करोगे तो पढ़ाई कैसे होगी, मेरे को बताओ। किसके लिए संभाल रहे हो बुक्स, किसी को देनी है, भाई बहन के लिए? अरे नहीं ले लेंगे वो। और इंस्टीट्यूट तो वैसे ही कितना पता है आपको, हर 6 महीने बाद कोर्स चेंज कर देते हैं, ठीक है, Yes. हमारे भी कुछ काम नहीं आएंगी। तो इसी अटेम्प्ट में गंदा करके अच्छे तरीके से पढ़ो उनको, मार्किंग्स वगैरह करके, ठीक है, और फिर ताकि दैट यू नो क्लियर द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, तो उनको बुक्स को पहले कलरफुल करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए, सर, हाँ बोलो। सर वो आपने जो पहले नोट्स में ना कुछ एक दो चीजें चेंज करवाई थी, तो वो भी करवा देना, क्योंकि उस टाइम नोट्स आए नहीं थे हमारे पास। तो अब तो मैंने तुम्हारे को नए वाले नोट्स ही प्रिंट आउट दिए हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं करवाया अच्छा, मैंने। उसमें ठीक वो है, ठीक है, ठीक सारा है। सही है। हाँ तो वो सही है, हाँ वो सही करके भेजा है मैंने बेटा, ठीक है। ठीक है सर। अभी कुछ होगा तो जैसे एक में वो टाइपिंग वाला एरर था, वो लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। और ये पॉइंट लिख लेना, अगर मन करे तो लिख लेना कि CII और इसमें क्या अंतर होता है। वैसे कभी पूछेंगे नहीं क्योंकि तुम्हारे बुक में ही नहीं दिया हुआ, तो क्या पूछेंगे, ठीक है। सो आज के लिए ठीक है इतना सर। काफी करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय थैंक यू बाय। सर।